आज के शो में रिहायशी इमारतों को कमर्शियल बनाने की तफसीलात तलब, मनसूख शुदा कवायद के तहत कमर्शियल होने वाली इमारतें कमर्शलाइज्ड प्रॉपर्टीज का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म, रिहायशी इमारतों की कमर्शियल तब्दीली सिंध हाई कोर्ट का अहम इकदाम। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, शहर कराची की तबाही का जिम्मेदार अगर तयन किया जाए तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। बेसिक यूटिलिटीज़ का फुकदान, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंतज़ामी ढांचे की नाकामी, और अगर हम यहाँ की मुकामी हुकूमतों का सवाल उठाएँ तो वो फिर ये कहते हैं कि इख्तियारात ना होना एक बड़ी वजह रही। फंड्स की किल्लत, करप्शन, बहुत से अहम मामला हैं। लेकिन जिस तरह सिस्टमेटिकली इस शहर में नाजायज़ तामीरात हुई, जिस तरह सिस्टमेटिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को कमर्शलाइज किया गया और इसमें किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, आज के प्रोग्राम में तफसीलन से बात करेंगे। खास तौर पे एक नोटिफिकेशन जो कि रिसेंटली यानी मार्च 2025 में आया, जिस नोटिफिकेशन के बाद कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उन अमेंडमेंट्स में खास तौर पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशन यूजर्स के हवाले से कुछ डेफिनेशंस को रीडिफाइन किया गया। उस पर हमने लीगल फेटर्निटी का ओपिनियन भी लिया था और उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी और किस तरह ये मामला इम्पैक्ट कर सकता है, इस पर बात भी हुई थी। बाद में मई 2025 में जब मामला चैलेंज हुआ था कोर्ट में मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से और जो माहिर क़वानीन और लीगल फेटर्निटी की तरफ से, उसके बाद वो रिपील हुआ था मई 2025 में। लेकिन बड़ा अहम मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने तफसीलात तलब की हैं कि इस अरसे के दौरान यानी मार्च 2025 से लेकर मई 2025 तक जब ये नोटिफिकेशन रिपील हुआ है, उस दरमियान में कितनी शहर कराची में मजीद रेजिडेंशियल एंटिटीज़ कमर्शलाइज हुई। ये तमाम तफसीलात जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने तलब की हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है क्योंकि इन तफसीलात के बाद आगे कोर्ट क्या एक्शन लेगा, दैट इज सब्जेक्ट जिससे बात नहीं करेंगे। लेकिन इस केस का पस मंज़र क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ, कराची के मास्टर प्लान का फुकदान, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस नोटिफिकेशन जो कि मार्च 2025 का था, इसकी लीगल हैसियत क्या थी, और अब जब हाई कोर्ट ने तलब किए ये फहरिस्तें, उसके बाद जो इस केस के अहम दरख्वास्त गुजार हैं एडवोकेट तारिक मंसूर साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स एक लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर हैं, प्रोग्राम में साथ होंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे इन तमाम अहम तरीन तफसीलात पर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जो रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने तफसीलात तलब की हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो कि एक ख़ास अरसे के दौरान जब एक नोटिफिकेशन आया था मार्च 2025 में, उसके बाद जो नोटिफिकेशन पे जो लीगैलिटीज़ हैं उस नोटिफिकेशन के पहले उसको भी समझेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो मामला है कि फ्रॉम जो रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, शहर कराची को इसकी वजह से बहुत शदीद नुकसान हुआ। हमने देखा कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ इनका मकसद रेजिडेंशियल था, उनको कमर्शियल में कन्वर्ट किया गया। उससे न सिर्फ बेसिक यूटिलिटीज़ का वहाँ पे इस वक्त कमी हुई, यानी मिसाल के तौर पर वो सड़क इस काबिल नहीं थी कि उसमें इतनी अकोमोडेशन होती कि कमर्शियल एक्टिविटी होती, वो उसका मकसद उस जगह का रेजिडेंशियल था, उसको कमर्शियल किया गया, वो किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई और उससे शहर को बड़ा नुकसान हुआ। तो पहले हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है तारिक मंसूर, एडवोकेट तारिक मंसूर साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं, दरख्वास्त गुजार भी हैं इस केस में। तारिक साहब, बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। थोड़ा सा पहले हम थोड़ा ये समझना चाह रहे हैं कि जो ये फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल जो कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है, इस पर पाबंदी कब लगी, कैसे लगी, और फिर इससे थोड़ा ये बताएं कि नुकसान कितना हुआ इस शहर का, ये भी बताइएगा ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कराची शहर की क्या डायनामिक्स है ताकि कॉमन मैन समझ सके। जी, कराची शहर इस वक्त बेसिकली 60 डिस्ट्रिक्ट्स में मुहित है और उसमें जो आपकी 2.5 से 3 करोड़ जो आबादी है उसमें जो है 6 कंटोनमेंट्स भी हैं। 32% जो है वो KMC के पास है और बाकी 68% वो गवर्नमेंट के 16 तकरीबन एजेंसीज मुख्तलिफ जैसे KBT आपका पोर्ट कासिम मुख्तलिफ इदारों के पास है।
तो इस तरह कराची का फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह जो है आपकी जो 22 सोसाइटीज़ हैं वो मिनिस्ट्री हाउसिंग वर्क्स के अंडर में, जैसे पीछे से सोसाइटी हो गई और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इस्लामाबाद से रेगुलेट होती हैं। तो ये एक कराची का नोमेनक्लेचर है। अब यह रही बात ये है कि पहले कराची को कराची डेवलपमेंट ऑर्डर 1957 के तहत गवर्न किया जाता था। जब 57 में ये एक्ट आया कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके तहत स्कीम्स बनी, उस ज़माने में SBC का कोई वजूद नहीं था। उसके बाद जो है 1979 के अंदर आपका SBC ऑर्डिनेंस आता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है 1979 में प्रोमलगेट होता है, जिसका बुनियादी मकसद प्लानिंग कंट्रोल और तमाम चीज़ें जो थी, बिल्डिंग प्लान्स कैसे बनेंगे, सारी चीज़ें बनेंगी। ये लॉ जब आता है फिर 2014 में इसमें प्लानिंग की एक शक्ल जो है वो इंक्लूड की जाती है 7B, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट का एक मास्टर प्लान बनना था, जिसके तहत तमाम कराची की जो ज़रूरियात हैं उसमें रोड्स कैसे होंगे, ब्रिजेस कैसे होंगे, आबादी का इन्फ्लक्स होगा तो उसके अंदर कैसी डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी एरियाज़ कैसे होंगे, लो डेंसिटी एरियाज़ कैसे होंगे, ताकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, आबादी का हो और यूटिलिटीज़ की जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर एक बेजा बोझ ना हो और एक प्रॉपर डेवलप्ड सिटी हो। उसके बाद ये चीज़ें चलती हैं और 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है HRC केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है और उस वक्त की जो एक हुकूमत होती है मुस्तफा कमाल साहब की, जो MQM लेड हुकूमत होती है लोकल गवर्नमेंट की, वो एक मास्टर प्लान बनाती है मुशर्रफ दौर में। और मुशर्रफ दौर में हुकूमत में ये हम अगर कुछ भी कहें, ये मुशर्रफ गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कराची के लिए 100 बिलियन से ज़्यादा रुपीस दिए और कराची का पहला नोटिफाइड मास्टर प्लान बनाने की कोशिश की, तमाम स्टेक होल्डर्स को पिला के, जो 32% और 68% के दावेदार हैं। अभी तो ये कहा जाता है ना कि KMC कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है, कंटोनमेंट का इलाका है, KPT कहती है वो इसका इलाका है, फोर्ट कासिम कहता है वो उसका इलाका है, पाकिस्तान स्टील कहती है उसका इलाका है। तो हर एक को मिला के KEC, SUI गैस, KPT, वाटर बोर्ड, सबको मिला के एक जॉइंट कंसेंसस पे 2007 के अंदर एक मास्टर प्लान बनता है, जिसको कहते हैं कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मास्टर प्लान 2020। ये सिटी काउंसिल की 312 रेजोल्यूशन के तहत अप्रूव होता है। मुशर्रफ दौर में पूरा वो होता है, उसमें वर्ल्ड बैंक, जायका, एशियन डेवलपमेंट बैंक और तमाम इदारों की इंटरनेशनल अरबों की उसमें एड होती है। फेडरल गवर्नमेंट का विजन 2030 प्रोग्राम के तहत ये प्लानिंग कमीशन से इस्लामाबाद से अप्रूव्ड होता है और एक जॉइंट कंसेंसस से आपकी 75 साल तारीख का पहला कराची का नोटिफाइड मास्टर प्लान वजूद में आता है। ये सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होती है 312 में। उसके बाद जो MQM की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसका दौर ख़त्म हो जाता है। ये नोटिफाई नहीं होता फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्यों नहीं होता वो एक अलग बात है, मैं उसमें बताऊंगा। फिर 2018 के अंदर हानी कमीशन बनता है, जिसको जुडिशियल वाटर कमीशन कहते हैं। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस हानी मुस्लिम की सरबराही में वाटर कमीशन बनता है। उसमें शाह बोस्तो साहब पिटिशनर थे, मगर जब वो उसका मेन मैंडेट वाटर और सीवरेज होता है, लेकिन जब वो वाटर और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ देखते हैं तो वो पूछते हैं कि कराची का मास्टर प्लान क्या है। और उस दौरान फिर हेयरिंग होती है और हेयरिंग के दौरान जब अचानक ये इंकिशाफ होता है कि कराची का तो नोटिफाइड मास्टर प्लान बना था 2007 में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे। फिर वो पूछते हैं वो कहाँ हैं, तो उसको पता चलता है कि वो तो नोटिफाई नहीं हुआ। क्यों नोटिफाई नहीं हुआ, उस पर हानी साहब नाराज़ होते हैं। ऑन फ्लोर वो कोर्ट में डायरेक्शन देते हैं 1 घंटे में नोटिफाई किया जाए, वो भी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। और फिर सिंध हुकूमत बादल नखास्ता 10 अक्टूबर 2018 को चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के बाद वो गजट नोटिफाई होता है बाकायदा, यानी 11 साल के अरसे के बाद। दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड। उसके अंदर तमाम कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कैसे होंगे, KCR कैसे बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, एजुकेशन सिटी कहाँ होगी, मीडिया सिटी कहाँ होगी, कौन कौन से हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, रोड्स एंड ब्रिजेस कैसे होंगे, हर चीज़ का एक प्रॉपर मैकेनिज्म तमाम लोगों के सिग्नेचर्स के साथ नोटिफाई हो जाता है। उसके बाद से वो गायब रहता है। 2024 में मैं कोर्ट में लेके जाता हूँ कि साहब ये नोटिफिकेशन हुआ था, ये मास्टर प्लान है 275 पेज का, 245 पेज का, इसमें सबके साइन है, इसका क्या हुआ? एवरीबडी वाज स्पीचलेस। उसमें सारे इदारे पार्टी होते हैं, KDA, SBCA, मास्टर प्लान, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची, कोई जवाब नहीं देता। 6 कंटोनमेंट्स, सिर्फ वाहिद मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स का इदारा आके बोलता है और उसके लॉयर्स बोलते हैं कि आप कंटोनमेंट्स को भी इसमें पार्टी बनाएं, और उनको क्रेडिट जाता है कि डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स के इदारे जो 6 कंटोनमेंट्स का आप बोलते हैं ना कि वो मनमानी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो आके बोलते हैं कि सर इनको भी पार्टी बनाया जाए। डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स का वकील कोर्ट में कहता है और उसके बाद तमाम 6 कंटोनमेंट्स को भी पार्टी बनाया जाता है। वो भी इसको नाफिज करने के हक में थे, लेकिन कोई दूसरा इदारा जवाब भी दाखिल नहीं करता, वहाँ सिवाय सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के। 1 साल गुजर जाता है। इसी दौरान
अब ये केस मेरा एक सेपरेट चल रहा है जो कराची के मफाद के लिए, और कराची को दुनिया का छठा सबसे डेवलप सिटी बनाने की कोशिश थी, जिसको पसे पर्दे गया, वो क्यों गायब कर दिया गया, क्यों उसको बाईपास किया गया, क्यों वो किसी को नहीं बताया गया, वो एक अलग साइंस है। अभी उस केस की जो तफसीलात उसके बाद वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? वो केस अभी भी स्टैंड है, उसकी कल हियरिंग है, उसकी हियरिंग इसका हियरिंग है, और कल फेडरल गवर्नमेंट से जवाब मांग लिया गया है। और सिंध हुकूमत ने लास्ट हियरिंग पे उसमें कहा बादल नखास्ता कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने तैयार हैं, हमें थोड़ा वक्त दे दिया जाए। यानी 2007 में वो प्लान जो अप्रूव हुआ, 2018 में नोटिफाई हुआ, और आज उसको बोलने और उसको बाईपास करते हुए एक अलग 2047 ग्रेटर कराची मास्टर प्लान बनाया जा रहा है खुफिया तौर पे। अब वो क्यों क्या रहा जा रहा है, उसकी जो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी और क्या वो होगा, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लीगली समझाएगा कि अगर, क्योंकि आपने जिक्र किया ना इस केस का, इस केस के होने से, यानी अगर ये मास्टर प्लान अगर होता तो ये जो फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल कन्वर्जन था, क्या इसमें कोई रुकावट होती कानूनी? बिल्कुल। क्या इसका फायदा क्या होता? कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मास्टर प्लान जो था उस वक्त 16 मिलियन की आबादी के सामने रख के, उस वक्त 16 मिलियन की आबादी थी और 27 मिलियन की आबादी को सामने रख के प्लान किया गया। सही। और वो विजन 2030 प्रोग्राम, फेडरल गवर्नमेंट के विजन 2030 प्रोग्राम का हिस्सा था, जो प्लानिंग कमीशन था, जिसकी बुनियाद पे तमाम आलमी इदारों ने गवर्नमेंट की गारंटीज़ पे, फेडरल गवर्नमेंट की गारंटीज़ पे उस वक्त तमाम एड दी, अरबों रुपए की इमदाद दी। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और उसकी एक पूरी लिस्ट मौजूद है जिसपे तमाम लोगों के सिग्नेचर्स हैं, और 312 की रेजोल्यूशन सिटी गवर्नमेंट की उसके तहत नोटिफाई हुआ। फिर फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फिर नोटिफिकेशन हुई जो हानी कमीशन की डायरेक्शन पे हुई, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उसके बाइंडिंग है। 3 चीज़ों के बाद वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 190 के तहत ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज अक्रॉस पाकिस्तान, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आर ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट इन लेटर एंड स्पिरिट, मगर वो नहीं किया गया। एक तरफ आइन है, एक तरफ आर्टिकल 9 है, एक तरफ आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 14 है। लोगों का राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो गया। आज अगर 16 मिलियन की जब आबादी थी और 27 मिलियन का प्लान आप इम्प्लीमेंट कर देते, आज कराची में ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का डिपार्टमेंट बंद है केडीए के 2nd फ्लोर पे। क्यों बंद है? ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो का एक्ट मौजूद है 1985। कल नासिर हुसैन साहब बोलते हैं कि आज हम उसको फंक्शनल करने जा रहे हैं, तो वेयर आर दीज डिपार्टमेंट्स? कराची के अंदर सालाना 500 लोग कार एक्सीडेंट में मर गया, और केडीए का ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो डिपार्टमेंट 1985 के एक्ट के तहत आपको वो उसको फंक्शनल करना था। उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास जा रही थी। कभी रिपोर्ट आई चीफ मिनिस्टर के पास? कितने एक्सीडेंट हुए, कितने पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जो रोड्स एक्सीडेंट हुए, कितनी उसकी रिपोर्ट है? कभी गई? कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी हम इसको फंक्शनल करने जा रहे हैं। तो ये अब उसके हुआ ये नहीं, लेकिन ये सारे जो जुज़ थे, जो कंपोनेंट्स थे, अगर मास्टर प्लान की मौजूदगी में जो थे, ये शायद हालात मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। कराची और ये जो हम ये कहते हैं कि जिस टॉपिक पे आज हम कर रहे हैं, जिस पे हम आएंगे आगे, बिल्कुल, कि ये फ्रॉम जो कन्वर्जन हुआ यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज का, और खास तौर पे कराची के तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर हुआ, और मैं कहूँगा अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हुआ, या जो भी आप नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हुआ, सब ने जहां जहां जो हाथ धो सकता था उन्होंने किया। तो ये जो मामला हुआ, जो ये दबाया गया 2007 का जो मास्टर प्लान था, ये अगर होता तो मामला अलग होते आज। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह बताऊंगा आपको, फिर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा इसके बैकग्राउंड में। 2002 में नेमतुल्लाह खान की जो लेड हुकूमत थी, उसने कराची के अंदर असल में 16 रोड कमर्शलाइज की। एक कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम की, और एक रेजोल्यूशन के जरिए कराची में पहले दफा कमर्शलाइजेशन लेके आए, 16 रोड कमर्शलाइज की, और उसके बाद से एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कदगन लगाई 2019 में आके। यहाँ मैं आपको ये बता दूं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस के अंदर कमर्शलाइजेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा था, जो KBTR जिसका हवाला दे रहे हैं, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2002 में हुए या जब भी हुए, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है? यानी हम जिस नोटिफिकेशन का बाद में जिक्र करेंगे, यानी एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, एक SOP तो होगी, वो क्या है? यानी कोई भी 20 रेट का अफसर नोटिफिकेशन निकाल सकता है ये, या एक लीगल फॉर्मेलिटी है जो करनी होगी? क्या होगा? 21A के तहत जो SBC ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 21 है, उसके तहत रूल्स बनने हैं, और रूल्स के कंसिस्टेंस के साथ रेगुलेशंस बनने हैं। अगर SBC का लॉ देखें तो उसके अंदर प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, डिस्पोजल है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, ये होगी, लेकिन उसके अंदर कमर्शलाइजेशन की कोई क्लॉज नहीं है। आपको हैरत होगी, पूरे एक्ट के अंदर कमर्शलाइजेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। जब प्रोविजन नहीं है तो फिर कैसे हुई थी वो 16? अब हम आते हैं 7B की तरफ। 2014 के अंदर 7B प्लानिंग क्या, उसमें 40 साल बाद एक चीज़ इंक्लूड की गई, अमेंडमेंट की गई 7B। हर डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग होगी और उसकी मास्टर प्लान एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाएगा, उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। वो पैसे पूछताछ दी गई। मेरी एक पिटीशन है जिसके अंदर मैं 6603/2021 फिर मैं कोर्ट में लेके गया। मैंने कहा सर
जो रूल्स मौजूद जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट रूल्स हैं, असल जो बिल्डिंग प्लानिंग डिस्पोजल कंस्ट्रक्शन के प्रॉपर रूल्स मौजूद नहीं है, उसको बाईपास करते हुए रेगुलेशन फ्रेम कर दिए गए। दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुई जो आप कह रहे थे, इसका क्या ये थ्रू द सिटी काउंसिल हुई, ये कैसे नहीं, ये जो अमेंडमेंट हुई ये जो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये उनकी सिग्नेचर से एक अमेंडमेंट होती है। ओके, इज ही कैन ही डू दिस, यानी उनके ऑफिस में इज ही एम्पावर्ड टू डू दिस ऑन हिज ओन? देखें, रेगुलेशंस को उन्होंने जो अमेंडमेंट की उसका भी एक बैकग्राउंड, अगर इजाजत दें तो मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि 27/2/2025 को हाई कोर्ट ऑफ सिंध कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक ऑर्डर पास होता है। एक पिटिशन के अंदर एक ओल्ड क्लिफ्टन क्वार्टर्स का एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है, जो एडमिटेडली रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में था। मशहूर और अब हम उस पर आ रहे हैं जो जी। अब मैं बता के बैकग्राउंड सामने इनको पता चले कि देखें हमारे मुल्क के लेकिन इस पर आने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो नेमतुल्ला साहब के दौर में जिसका हवाला दे रहे थे, कमर्शियल हुआ, वो अमेंडमेंट जो थी वो सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से हो गई। अच्छा, सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से हुई, इस हकीकत से बरखलाफ कि करासिन बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर कमर्शियलाइजेशन की कोई प्रोविजन नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जो गेट खुला, ये फ्लड गेट खुल गया ना कमर्शियलाइजेशन का, वो फिर क्या उसी अमेंडमेंट के सहारे हुई या फिर वो किस बुनियाद पर? मुस्तफा कमाल के दौर में कमर्शियलाइजेशन नहीं हुई, ये नेमतुल्ला खान के दौर में हुई 2002 में। उसके बाद मास्टर प्लान आया जो मुस्तफा कमाल के दौर में दिया गया, एमक्यूएम लेड हुकूमत ने दिया, और उसके बाद 2018 में वो नोटिफाई होता है। इस जो इंटरवीनिंग पीरियड था, जो इंटरम पीरियड बीच में, उस जमाने में चाइना कटिंग भी हुई, बिल्कुल हुई, वो सब तो हुआ ना। लेकिन अगर मास्टर प्लान इंप्लीमेंट हो जाता तो वो भी नहीं होती। पार्क्स पे हुई, लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये जो भी हुआ, वो जिस दौर में भी हुआ, वो फिर किसको प्रेसिडेंट बनाया गया? उसके बाद एक सीपी आती है, सीपी 9 ऑफ 2010। अच्छा, ठीक है। 2010 में एक सीपी फाइल होती है, नेमतुल्ला खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मशहूर ज़माना इन कराची इंक्रोचमेंट केस भी कहते हैं। ठीक है। और उसके साथ एक और केस होता है जो अलाइड होता है, उसके साथ अब्दुल करीम अंसारी वर्सेस नासिर सलीम बेग, 815 के 2016 मशहूर ज़माना केस है। ये लियारी की कुछ बिल्डिंग्स के खिलाफ होता है। ये केस पे इसकी हेयरिंग होती है, ये चलती रहती है। 2019 में एक लैंडमार्क हेयरिंग होती है जिसमें जस्टिस गुजार की लेड जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है, वो एक ऑर्डर पास करती है। उस ऑर्डर के तहत फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, उसकी वर्डिंग का हवाला है, देयर विल बी अ कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियलाइजेशन फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल अक्रॉस कराची। और कोई चीज़ नहीं होगी, और उसको रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन किया जाएगा। और उसके साथ ये मशहूर लैंड एनक्रोचमेंट केस, बिल्कुल। और उसमें कहा जाता है, बिल्कुल, और क्यों कहा जाता है, उसको कैप लगा दिया जाता है, क्योंकि जो एक फ्लड खुला था उसको कहीं तो रोकना था, क्योंकि मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आप कहते हैं नहीं, और गजेट जो होता है वो 4 छप रहे हैं, कुछ छपते हैं और फिर गायब होते हैं, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये मुजरमाना मिसकंडक्ट है, वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हैं, इदारों को भी पता है। 2019 में वो जजमेंट पास करते हैं और कैप कर देते हैं, क्योंकि कराची में आप कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन कराची की सड़कें उतना लोड नहीं उठा सकती, पार्किंग स्पेसेस आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास सिविक एमिनिटीज आपकी लोड नहीं उठा सकती, सीवरेज का निजाम नहीं है, 50-60 साल पुराना आपका वाटर बोर्ड का सिस्टम है सर। यानी आपने जो एक प्लॉट है 200 गज का, उसमें अगर वो उस लिहाज से सीवरेज का निजाम वहां पर है कि वहां पर 5 लोग या 6 लोग रहेंगे, अगर वहां पे आपने एक बड़ा प्लाजा खड़ा कर दिया और उस पर आपने 500 लोग भर दिए, तो डेफिनेटली जो सीवरेज का निजाम है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, हैदर अली रोड, यहाँ जो आपका सदाबहार वाला मशहूर ज़माना भादराबाद के पीछे रोड है, तमाम रेजिडेंशियल एलिट बेंगलोज हैं, हज़ार गज के बेंगलोज हैं। रिसेंटली एक प्लॉट पे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक उस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में सुप्रीम कोर्ट की बैन के बावजूद कुछ प्लॉट को एमलगमेंट किया गया, एक कमर्शियल था, बाकी रेजिडेंशियल थे, और वहाँ 4 बेसमेंट और वो सेस्मिक जोन की तरफ भी है, ये भी बता दूँ। अच्छा। जी, उसमें सर्वे जर्नल की रिपोर्ट भी और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी हैं, और उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट है कि ये सेस्मिक जोन में आता है और पहाड़ी एरिया, लेकिन वहाँ तकरीबन 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो रही है। अब 195 ऑफिसेज हैं, 11 शोरूम्स हैं, 600 लोगों की पार्किंग चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन ये सोचने की बात है, अब ये कैसे हो रहा है? राइट टू लाइफ आपका इन्फ्रेज होगा। बेसिक बात जो आपने शुरू में की कि मास्टर प्लान का फुकदान जो नहीं हुआ, वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मास्टर प्लान मौजूद था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसको पसे-पूछ डाला गया ताकि एक कोलिजन के तहत उसको वो कहा जाए, और कहा जाए कि कराची का कोई सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कराची का कोई वाटर बोर्ड का स्ट्रक्चर नहीं है, कराची का कोई सॉलिड वेस्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, केसीआर, हालांकि हर चीज़ की प्लानिंग हो चुकी है, तमाम स्टेक होल्डर ने साइन कर चुके हैं, सिटी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन 312 मौजूद है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, बैक्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट विजन 2030 प्रोग्राम, जो एक्सटेंडेबल अप टू 2030 है। यानी अगर 2007 से शुरू करते तो इस वक्त कराची दुनिया के 6 बेहतरीन शहरों में होता,
ना कि अभी जैसे 3 मोस्ट वर्स्ट लिवलीस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। आलमी इदारों की रिपोर्ट ठीक है, ये आलमी इदारों की रिपोर्ट मेरी नहीं है। और ये जो है आपका राइट टू लाइफ की वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन है, जिसके तहत आपका फेडरल लेजिस्लेटिव आइटम नंबर 3 और 32 के तहत पाकिस्तान पाबंद है। यानी हम अपने शहरियों के जो इंसानी हुकूक हैं उसकी सीवियर वायलेशन कर रहे हैं। उनका राइट टू लाइफ, क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, सिविल इम्यूनिटीज कुछ नहीं है। अब ये अमेंडमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देती है। उस बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली मास्टर प्लान का एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने का कहती है। 2020 में मास्टर प्लान अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है। अब आप देखिए वो क्रिएट होता है 815 के 2016 में एक जजमेंट पास होती है, पूरे कराची में बैन लग जाता है, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं होगा, और जो कमर्शियल हो चुका है उसको भी रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन की था। क्योंकि जाहिर बात है केओस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक इंसानी हुकूक का कदम उठाती है। उसके बाद ये पाबंदी रहती है। उसके बाद भी बहुत सारे बैक डेट्स में कमर्शलाइजेशन के हमारे पास उसकी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर लोग देख सकते हैं, इदारों के पास भी मौजूद है। लेकिन फिर क्या होता है, 2025 आता है। 25 आता है। 25 पे हम आते हैं और इस एक ब्रेक के बाद आते हैं। और 2025 में खास तौर पे कुछ माह कबल एक नोटिफिकेशन सामने आया था, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे कि वो नोटिफिकेशन क्या था, क्योंकि जो मौजू है कि किस तरह शहर कराची में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल हुई, उसका तारीखी पस मंज़र हमने समझा। अच्छा, हालिया दिनों जो हुआ है, यानी पिछले चंद माह में जो एक्टिविटी हुई है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, अभी वो चैलेंज है कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने क्या उस पर ऑर्डर्स दिए हैं, ये तफसीलात एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रखें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मसाइल पे बात हो रही है। शहर कराची को मास्टर प्लान क्यों नहीं मिल सका, ये बुनियादी सवाल है जिससे प्रोग्राम का आगाज़ किया। असल जो मौजू है कि शहर कराची में रिसेंटली यानी मार्च 2025 में एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया। हमने भी यहाँ पर उस पर तफसीलन गुफ्तगू की थी कि किस तरह ये हो सकता है कि आपने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ अमेंडमेंट्स किए आपके KBTR में, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उसके बाद जो एम्यूनिटी प्लॉट की डेफिनेशन है, इसी तरह जो कमर्शियल यूज़ या रेजिडेंशियल यूज़ के हवाले से डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस में अमेंडमेंट की या उनको तब्दील कर दिया गया। उसकी बहुत दूररस इम्प्लीकेशंस थी। यानी एक शहर जो कि ऑलरेडी बदतरीन तरह से इस वक्त मुतासर हुआ है, बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, किस वजह से? इस वजह से कि किस तरह इस शहर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को कमर्शलाइज किया गया। एक दो मिसालें आपको दी हैं, ऐसी बेपनाह मिसालें हैं। इस शहर में कोई गली कूचा नहीं छोड़ा गया जहां पर ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कमर्शियल एंटिटीज़ नहीं हो गई, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट किया गया, ना कोई सुपरविजन, ना कोई विजिलेंस, और कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई। इस नोटिफिकेशन के बाद जो कि मार्च 2025 में आया, खदशात का इजहार किया गया लीगल फेटर्निटी की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, कुछ सियासी जमातें भी कोर्ट में गई, इसको चैलेंज किया। तारिक मंसूर साहब जो प्रोग्राम में इन्होंने खुद भी चैलेंज किया, इनसे भी पूछते, और हमने फेटर्निटी का मौक़िफ़ भी लिया, लीगल फेटर्निटी का। तो ऑल वर कंसर्न, सबको ये खदशात थे कि इस अमेंडमेंट से इस शहर में, जो शहर ऑलरेडी इतना मुतासिर है, उसका और बुरा हाल हो सकता है। और इन्हीं कंसर्न्स के साथ जो है सबको ये था कि ये रिपील होगा, ये जो है इस हवाले से आला अदालत जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और यकीनी तौर पर ये स्टैंड नहीं करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तारिक मंसूर साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि फिर ये जो मार्च 2025 में आया, पहले तो इस नोटिफिकेशन का तनाजुर क्या था, यानी इसके बैकग्राउंड क्या था, ये 2025 में जो आया, ये तो थोड़ा पता है? ये यकदम तो नहीं एकदम आ गया कि डीजी साहब ने कुछ क्या इसका पस मंजर था? देखिए, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CP 9 ऑफ 2010 और उसके अलावा जो 815 के 2016 जी दोनों जो लैंडमार्क केसेस हैं, इसमें 2 रिपोर्टेड जजमेंट दी। एक तो 2020 SCMR 111 कहलाती है और एक 2022 SCMR 528। लार्जर बेंच ने इसको दोबारा उसको कंफर्म किया, एंडोर्स किया। इस जजमेंट की कंप्लाइंस रह गई थी जो गुलजार साहब ने दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा रिटेरिएट किया और उसको इंडोर्समेंट की। उसकी कंप्लाइंस जो थी सिंध गवर्नमेंट और AG सिंध के पार्ट पे ड्यू थी, ठीक है।
उसके अंदर उसकी कंप्लाइंस के लिए डायरेक्शंस भी दी गई थी, रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन की भी डायरेक्शन दी गई, लेकिन आवाम को सिर्फ एक चीज़ दिखाई गई कि कमर्शलाइजेशन बैन है, लेकिन उसके साथ रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन जो पेंडिंग है वो भी कहा गया था। ये आप लैंड एनक्रोचमेंट केस का हवाला दे रहे हैं या अमीर हादनी साहब? जी नहीं, ये लैंड एनक्रोचमेंट केस फिर ये कंटेम्प्ट थी ना? जी कंटेम्प्ट थी, ठीक है। इसको अदालत में हुआ था कंटेम्प्ट के हवाले से? नहीं, उसके बाद जो है, उसके बाद जो होता है ये मैटर चलता रहता है और गुलजार साहब के जाने का इंतज़ार किया जाता है। बादी नज़र गुलजार साहब जो है रिटायर हो जाते हैं 2021 में। 2022 के बाद जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात मुल्क के ऐसे थे, तो फिर ये चीज़ दोबारा उठती है। तो 2024 मेरे पास डेट है, मेरे पास नोटिफिकेशन भी, 24 जनवरी 2024 को अचानक ख्याल आता है कि सुप्रीम कोर्ट की फिर क्योंकि कंटेम्प्ट की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं कराची में, आवाज़ें ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाती है, पब्लिक अवेयर हो जाती है। तो 14 जनवरी 2024 को DGSBCA के साइन से एक नोटिफिकेशन इशू होता है जो मेरे पास मौजूद भी है, और उस नोटिफिकेशन के तहत मैं उसको पढ़ देता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर सेक्शन 10A ऑफ द SBCO कमिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द फॉलोइंग TOR सीनियर डायरेक्टर्स इन मास्टर प्लान अथॉरिटी चेयरमैन, डायरेक्टर SBCA, मेंबर सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, क्योंकि PEC एक्ट 1976 के तहत पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर जरूरी है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पिकटैक जो है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, ये जो है इसके तहत कोई भी टाउन प्लानिंग या जो अर्बन प्लानिंग या सिविल इंजीनियरिंग का मैटर है, इसमें 1986 का ऑर्डिनेंस मौजूद है और उसके तहत एक वो बंदा मौजूद होना चाहिए, वो भी मेंबर मुकर्रर होता है, और चेयरमैन आबाद भी इसके मेंबर होते हैं। ये नोटिफिकेशन के TORs क्या आता है? टू रिव्यू द केसेस प्रीवियसली कंसर्न फाइलिंग on declared commercial road in the light of the orders of the Honorable Apex Supreme Court in CP9 of in the light of advice of AG Sindh required through local government HTP required to decide the future of future procedure of approval of buildings plan and NOC pertaining to such places lawfully converted before 2019 or SMP under change of land use policy after service of orders of Honorable Supreme Court, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद उसका क्या मुस्तकबिल होगा और उसकी कंप्लाइंस को किस तरह होगा। ये तमाम कमेटी जो है शेल सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 7 days टू द DG एंड आफ्टर रिसीविंग सच रिक्वेस्ट फ्रॉम वन विंडो सेल। ये नोटिफिकेशन 2 मई 2024 को नोटिफाई होता है सुप्रीम कोर्ट की कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए। 2 मई 2024 को 2 मई 2024 सही। और ये आता है 13 मार्च 2025 को। ये नोटिफिकेशन आता है 24 जनवरी 2024 को, गजट होता है 5 महीने बाद 2 मई 2024। डेट्स याद रखिएगा। उसके बाद खामोशी हो जाती है। 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी सुप्रीम कोर्ट की कंप्लाइंस की जो पेंडिंग थी पिछले 7 साल से, 6-7 साल से, लेकिन फिर क्या होता है? खामोशी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लाइंस फिर पसेपुश डाल दी जाती है। कमर्शलाइजेशन बैक डेट्स में बादियों नजर में होने लग रहे होते हैं। कराची में आपको अगर आप देखें 2019 के बाद कई बिल्डिंग्स कमर्शलाइज। कमेटी क्या सिफारिशात देती है? क्या ये कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के तनाजुर में एजी की रिकमेंडेशन के साथ उसका फेट डिसाइड करना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कमर्शलाइजेशन बैन है और रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन है, उन जो कन्वर्जन्स हुई थी उनको मास्टर प्लान के हिसाब से दोबारा रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन करना था, उसकी रिकमेंडेशन थी। लेकिन उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखें तो अचानक जो है आपकी जो है 13 मार्च 2019-25 को नोटिफिकेशन आता है। और ये फिर असली मौजू पे हम जो है बता चुके हैं। यानी इसका बैकग्राउंड था ये 2024 जनवरी और फिर हम आते हैं 13 मार्च 2025। लेकिन अब मैं आपको दोबारा पीछे लेके जाऊंगा, आपको मैं 27/2/2024 पे 25 पे लेके जाऊंगा। अच्छा, उसकी वजह है, उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। वजह ये है कि 13 मार्च तो दरअसल एक बहाना था, लेकिन असल मकसद क्या था वो मैं आपकी तरफ इजाज़त से आपको बताऊंगा। 27/2/2025 को ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक केस फाइल होता है क्लिफ्टन रेजिडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ हो। उस केस के रेजिडेंट्स के दौरान जो है एक रेस्टोरेंट होता है, एक मशहूर नाम मारूफ रेस्टोरेंट है जो एक इन्फ्लुएंशियल हाईली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल शख्सियत है सिंध की, ये उनके रिलेटिव का रेस्टोरेंट होता है। और इस रेस्टोरेंट को रेजिडेंशियल पे चलाने की वजह से एडमिटली क्योंकि रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पे कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी उसको सील कर दिया जाता है। ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसमें डायरेक्शन पास करती है, 27/2/2025 का ऑर्डर मौजूद है, वो रेस्टोरेंट सील कर दिया जाता है। अब आप डेट्स देखिएगा, उसके बाद 27/2/2025 को सील होता है, उसके लिए तमाम दिमाग बैठते हैं। मतलब 25 दिन पहले की बात है। जी। और उसके बाद तमाम दिमाग बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि इस हाईली इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के इस रेस्टोरेंट को किस तरह डी सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह मौजूद है, उसकी कंटेम्प्ट भी हो रही है,
2020 SCMR 111 मौजूद है, 2022 SCMR 528 मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचेस की जजमेंट मौजूद है, इनफील्ड है। आर्टिकल 190 के तमाम जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज पाबंद हैं, आर्टिकल 52 के तहत बाइंडिंग है इनके ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है, फिर अचानक 13 मार्च को उसका राह निकाली जाती है। 13 मार्च को कराची बिल्डिंग एंड टाउन रेगुलेशन में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड ऑर्डर इन रन के बावजूद कंटेम्प्ट करते हो वादियों नज़र में कराची बिल्डिंग टाउन प्लान रेगुलेशंस में एमिनिटी प्लॉट, कमर्शियल यूज़, रेजिडेंशियल यूज़ और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज कर दी जाती है। यानी उसमें एमिनिटी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल तीनों की डेफिनेशन चेंज कर दी जाती है। अच्छा, एमिनिटी और रिक्रिएशन यूजेस भी और उसमें डाल दिया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा, इसका कोरिलेटेड लॉ है। एमिनिटी प्लॉट की जो डेफिनेशन है वो कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कराची जो है बेसिकली कराची डेवलपमेंट ऑर्डर 1957 की सेक्शन 52 है, एमिनिटी प्लॉट कैन नेवर बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेज एंड अदर पर्पसेज। ये एक जो 1992 के अंदर अमेंडमेंट हो गई है। उसके बाद किसी भी एमिनिटी प्लॉट को कैन नेवर बी यूज फॉर एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेज अदर देन इट्स ओरिजिनल एलोकेशन, जो कराची लैंड डिस्पोजल रूल 1971 के तहत डिफाइन है। उसको वो उसकी आप अगर नुमाइश पे अगर चले जाएं, जो बस डिपोर्ट हुआ था ये सरजानी में बस डिपोर्ट है, उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट लाई गई उस कराची डेवलपमेंट ऑर्डर में 52A कहलाता है, जिसमें कंप्लीटली बैन कर दिया गया। क्योंकि एमिनिटी प्लॉट जो होता है वो सिटीजन का आर्टिकल 9 के तहत सिविक एमिनिटीज तक एक्सेस के लिए राइट होता है। जैसे आपके जो एलोकेटेड लैंड होती है वो वेलफेयर यूज़ के लिए होती है, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं, जैसे आपके पब्लिक पार्क्स होते हैं, मॉस्क होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये वेलफेयर यूज़ के लिए होते हैं। इस वक्त कराची के अंदर आपको ये कहाँ नजर आ रहा है? मतलब एमिनिटी की जो इसमें इन्होंने डाला था वो इनके केवीटीआर का प्रोविजन नहीं था कि एमिनिटी की डेफिनेशन को ये कराची डेवलपमेंट ऑर्डर की डेफिनेशन अलग है, 52 अलग है, उसमें वो नहीं होता था। लेकिन जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल को किया था दैट दे कैन डू इन दिस नोटिफिकेशन। देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इन फील्ड के वक्त आप कर ही नहीं सकते, उसके बात तो नहीं, ठीक है, उसकी रूह के मुताबिक लेटर इन स्पिरिट के तहत तो इस वक्त आप कर ही नहीं सकते। और यही हमारा शायद डिस्कशन भी हुआ था उस वक्त हम जो लीगल फ्रेटर्निटी के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि ये इन कॉन्ट्रडिक्शन विद दैट ऑर्डर है, ऑर्डर इट्स वादियों नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है, स्ट्राइक कर रहा है, डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बैन एंड रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन। उसका क्या मतलब है? आप जो बैक डेट्स में किए गए हैं उसको भी कैप करेंगे, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए प्रोजेक्ट उसको कैप करेंगे, रेस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे, जो इसकी ओरिजिनल हैसियत थी उसको बहाल करेंगे, और उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं उसको डिसाइड करती आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोई अप्रोच नहीं किया गया, कोई डायरेक्शन नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड था। अचानक उस केस के बाद 13 मार्च को कुछ जहन बैठते हैं और एक रास्ता निकालते हैं वादियों नज़र में, और उस रास्ते के बाद एक ये नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपको हैरानगी होगी, 25/3/2025 को एक सेपरेट केस फाइल होता है, वही रेस्टोरेंट एक केस फाइल करता है एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर डी सील करने के लिए। वो फाइल करता है कि साहब लॉ चेंज हो गया और अब जो है हमारा रेस्टोरेंट को तो जुल्म हो गया है, अब तो डी सील किया जाए, पुलिस और एसबीसी को ताकीद किया जाए कि हमें तंग ना करें। वो क्या कहते हैं कि नोटिफाई हो गया, और उस बुनियाद पे जो है एसबीसी का वकील भी खामोश हो जाता है, और अदालत को दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैन कर रही है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट केस फाइल करके वो डी सील करा देते हैं। फिर वही केस 16/4 को लगता है, और एक ही हेयरिंग के दूसरी हेयरिंग के दौरान पुलिस को और एसबीसी को डायरेक्शन देते हुए कि अब इनको वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन आप चैलेंज या आप या और जो जमातें थी मुख्तलिफ, वो फिर कब आते हैं मैदान में इसको, जो इसका नेचर था कॉन्ट्रास्टिंग विद द कोर्ट ऑर्डर, इसको चैलेंज करने के लिए फिर कब? ठीक है, अब इस दौरान जो है एंड ऑफ अप्रैल के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आई, उन्होंने केस फाइल किया, जैसे जमात इस्लामी थी, PTI थी और दूसरे लोग हुए थे। अच्छा, मैं क्योंकि मैं मेंबर हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल बाकी ह्यूमन राइट्स लॉ कमेटी का भी मेंबर हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और यूएन कन्वेंशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए हम काम कर रहे हैं एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा कॉमन मैन को तो पता ही नहीं उसका राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, उसका जो बेसिक राइट टू लाइफ और प्राइवेसी जो है वो तो सिवियरली इन्फ्रिंज हो जाएगा कमर्शलाइजेशन के बाद। जो सिविक एमिनिटीज़ का हाल होगा, जो गटर लाइन्स का हाल होगा, जो पब्लिक पार्क्स का हाल होगा, जो पार्किंग स्पेसेस का हाल होगा, जो ओपन स्पेसेस का हाल होगा, वो तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिस रोड पे जो हाई डेंसिटी बोर्ड एक्ट है 2010 का, उसके तहत कितनी शाहराएं, 8 या 10 शाहराएं डिक्लेयर्ड हैं। आपने पूरे कराची को कमर्शियल कर देंगे तो हाई डेंसिटी बोर्ड एक्ट कहाँ गया? जो सिंध असेंबली ने पास किया उसके तहत तो आप हाई डेंसिटी बोर्ड एक्ट को भी वायलेट कर दिया आपने।
तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मैं मुसलसल देखता रहा, तो मई में मैं फौरी तौर पे मैंने कोर्ट से अप्रोच किया, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो केस को फाइल किया, कोई किसी को ये असल हकीकत नहीं पता थी कि वो किस तनाजुर में हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था और क्या चीज़ें, सब ये कह रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने अपनी पिटीशन फाइल की थी, तो मैंने कहा सर मेरी पिटीशन भी टैग कर दीजिए। जब हियरिंग हुई तो ड्यूरिंग फाइनल हियरिंग के दौरान मैंने कहा सर, मुझे चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा कि सर मुझे एक बात कहनी है। मैंने कहा सर ये नोटिफिकेशन तो कभी गजट ही नहीं हुआ। गजट ही नहीं हुआ, एग्जैक्टली। तो वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी पूछा है कि सर आई हैव गॉट द प्रूफ। और मैंने कहा दूसरी बात, जिसने वो नोटिफिकेशन किया वो खुद भी कभी गजट नहीं हुआ था। यानी डीजी एसबीसी जो थे जी इसाक कोडो, वो खुद भी गजट नहीं हुए थे एट द टाइम रिलेवेंट टाइम। और तीसरी अहम चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है। वो तो खैर था ही मसला, ठीक है। तो जब ये चीज़ें और कराची डेवलपमेंट ऑर्डर 52A भी मौजूद है तो अभी कैसे कर सकते हैं। तो खैर उस पर सिंध गवर्नमेंट ने टाइम मांगा और 13 मई को हियरिंग होती है और 15 मई को दूसरी जब हेयरिंग फिक्स होती है एक दिन बाद, तो उसमें अचानक जो सिंध गवर्नमेंट आके कहती है कि सर हम इसको रिपील कर रहे हैं। नहीं, रिपील तो वो होता जो अगर गैजेट हुआ होता ना। नहीं, तो अभी ये तो किसी को नहीं पता था ना, ये तो मेरी पिटीशन में था। किसी की पिटीशन रिपील कैसे होगी? अच्छा, ये बात मेरी पिटीशन में थी, किसी की पिटीशन में थी। उस पे जब सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको रिपील कर रहे हैं। अच्छा, हमने तो पूरा प्रोग्राम भी किया इसके ऊपर नोटिफिकेशन, मगर किसी को अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, देखिए ये बहुत, लेकिन इट वाज नॉट गैजेटेड। जी ये टेक्निकल बात कर रहा हूं। टेक्निकल बताएं ना, गैजेट का मतलब है कि अगर वो गैजेट नहीं है तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए यही है, क्या है जैसे जनरल क्लॉज एक्ट जो है एक वो है, उसके तहत ऑफिशियल जो गजट नोटिफिकेशन मींस होता है, जो गजट इन्फॉर्मेशन होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज के लिए, अवामी मफाद का या अवाम से रिलेटेड कोई भी मैटर जो होता है उसको गजट नोटिफाई करना पड़ता है आपको अंडर जनरल क्लॉज एक्ट के तहत। और गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता उसकी ऑफिशियल हैसियत नहीं होती। गजट नोटिफाई होने के बाद वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट के बाद उसकी इन्फोर्समेंट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। उस पर वेरियस सिविल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अनफील्ड हैं। ठीक है, ये नोटिफाई नहीं होता है, ये सब होता है। मैंने उस पर जब आर्ग्यू किया तो सिंध गवर्नमेंट आके कहती है कि जी हम इसको रिपील कर रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट बादी नज़र में बड़ी टिक्की इस तौर पे ये कहती है कि सर हम इसको रिपील कर रहे हैं, लिहाजा ये पिटीशन इन्फ्रेक्शियस हो गई। सिंध ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मैं कहता हूँ सर मेरी पिटीशन इन्फ्रेक्शियस नहीं हुई। मैं उसी वक्त ये कहता हूँ, मैं रिटेरिएट करता हूँ कि सर ये तो वो ही नहीं था, मेरी पिटीशन अलग कर दी जाती है, बाकी तमाम पिटीशन डिस्मिस कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है इस बुनियाद पे कि सर इन्होंने रिपील कर दिया। मैंने वो पॉइंट उठाया कि रिपील विद इमीडिएट इफेक्ट हुआ है 13 मई को, और ये इशू हुआ था 13 मार्च 2025 को, यानी बीच में 2 महीने का अरसा तकरीबन। जी 2 महीने का अरसा है। और ये इंटरवीनिंग जो इंटरम पीरियड है बीच में इसका, उस पीरियड के दौरान जो बिल्डिंग्स हुई थी उनका क्या होगा। उस पीरियड के दौरान जो बिल्डिंग्स कमर्शियलाइज हुई फ्रॉम रेजिडेंशियल हुई होंगी यकीनी तौर पर इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, लेकिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस नोटिफिकेशन दैट वाज नॉट गेजेटेड, नॉट इवन बाय द इशूइंग अथॉरिटी हु वाज आल्सो नॉट गेजेटेड। तो ये मतलब वो अंडर दैट अम्ब्रेला जो हुई और हुई होंगी लाजमी, और उसी की हाई कोर्ट ने अब तफसीलात मांग ली हैं। फिर उसके बाद ये जब चीजें जब गेजेट हुई तो मेरी पिटीशन डिटैच कर दी गई, बाकी जो 8-10 पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। मुझे फिर स्पेशल डेट दी गई। जब ये केस चला तो जो मुख्तलिफ वकील जो मेरे केस में गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे वो एडजर्नमेंट पे चले जाते हैं, फिर दोबारा एडजर्नमेंट पे चले जाते हैं, फिर मैं अर्जेंसी लगाता हूँ और मुझे जो है बिलाखिर रिसेंटली डेट मिलती है। और परसों जो जब हियरिंग होती है तो मैं उसमें कोर्ट को ये बताता हूँ। फिर ये कहा जाता है एसबीसी कहता है सर ये रिपील हो गया, सर ये रिपील हो गया, रिपील हो गया। मैंने कहा सर रिपील विद इमीडिएट इफेक्ट और रिपील विद बेनिशियो फोर्थविथ में फ़र्क होता है। ठीक है, एक चीज़ जो इशू 13 मार्च को हुई और एक इशू जो 13 मई को इमीडिएट इफेक्ट की हुई, तो इसका मतलब वो 13 मई 2025 से रिपील हुई है, नॉट फ्रॉम डे 1। जो उसके बीच का जो पीरियड है उसके दौरान उसका क्या हैसियत हुई, लिहाजा ये पिटीशन इंटैक्ट है। उस पर कोर्ट समझ जाती है कि क्या मामला है। उस पर मैं कहता हूँ सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2020 SCMR 111 मौजूद है, 2022 SCMR 528 मौजूद है, जो लार्जर बेंच की जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये हाउ कैन दे डू दैट। आप इसकी और अब जो है वो कोर्ट ने तमाम फहरिस्त मांग ली है ना। अब उसके बाद क्या होता है जब ये कहती है गवर्नमेंट एसबीसी कहती है कि जी हमने तो कोई बिल्डिंग कमर्शियल की ही नहीं। अच्छा, ये और हमने रिपील की। अच्छा। ना हमने तो उसको रिपील भी कर दिया। तो अदालत उनसे पूछती है कि आपने ये रिपील कब से किया था, तो वो कहते हैं हमें डेट नहीं पता। अच्छा। वो ऑर्डर में भी मौजूद है। तो मजे का खेज बात थी, उस पर हमने कोर्ट को असिस्ट करते हुए बताया है कि देखिए ये 13 मार्च को लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोई भी कमर्शियलाइज नहीं की। उस पर अदालत ने सख्त हैरानगी का इजहार किया और अदालत ने कहा अगर आप ये स्टेटमेंट है कि आपने कोई रिपील आपने डे 1 से किया, पहले तो ये बता दें कि डे 1 से किया या 13 मार्च से किया। तो मेरे पास जो नोटिफिकेशन उसमें 13 मई 2025 लिखा हुआ विद इमीडिएट इफेक्ट, जो अंग्रेजी में मैं समझता हूँ उसका ये मतलब वो डे 1 से नहीं हुआ। तो दूसरा उन्होंने पूछा अगर आपने नहीं की तो आपके जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है यानी एसबीसी और सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी, उसके हेड्स अपने हल्फनामे पे ये लिख के देंगे
कि हमने 13 मार्च 2025 से लेकर 13 मई 2025 तक जब रिपील पीरियड जो है कोई बिल्डिंग क्वालिफाई नहीं की, नोटिफाई नहीं की, कमर्शलाइज नहीं की इन वायलेशन ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड अंडर द गार्ब ऑफ दैट नोटिफिकेशन इम्प्यून। लेकिन अगर एक नोटिफिकेशन जो कि गैजेटेड नहीं था तो दैट इज आल्सो वायलेशन ऑफ रूल, और जिसने नोटिफाई किया या जिसने निकाला नोटिफिकेशन ही वाज आल्सो नॉट नोटिफाइड। मेरे पास तो देखिए मैं उस पर भी कोर्ट को एक्शन आप प्ली कर रहे हैं कोर्ट से? बिल्कुल, मैं तो ये बता रहा हूँ कि देखिए कोर्ट के सामने कैसे डिसीव किया गया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कैसे किया गया, बादियों नजर में मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कैसे किया गया। मेरे पास तो वो लेटर मौजूद है जो मैंने 22/4 को लिखा सिंध गवर्नमेंट को, और उसका जवाब मुझे आया, आप यकीन मानिए 24/4 को, और उन्होंने खुद सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि ना हमने कभी नोटिफिकेशन ये कराची बिल्डिंग टाउन प्लान रेगुलेशन के अमेंडमेंट का किया, ना कभी ये गजट हुआ। ये मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, प्रूफ मैंने कोर्ट में दिया। और दूसरा नोटिफिकेशन मेरे पास, मैंने 2/5 को मैंने लेटर लिखा सिंध गवर्नमेंट को, और सिंध गवर्नमेंट के मुतालिका डिपार्टमेंट से जवाब आया मेरे पास 5/5 को कि ना इशूइंग अथॉरिटी इसहाक खोड़ो का कभी गजट नोटिफिकेशन हुआ और ना 5/5 तक वो कभी नोटिफाई हुए। आपकी प्ली क्या है आपके, ये इस पे क्या सजा हो सकती है आपको? देखिए मैं इसकी बात करूं जो रिसीव किया गया है। देखिए इसमें अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना तो ये इंटेलेक्चुअल क्राइम है, intellectual crime not against the building and town planning regulation, the honorable FX Supreme Court judgment, not only against the notified Karachi Strategic Development Master Plan 2020, but also in context of the UN Convention of Civil and Political Rights, but also in context of the Article 9, 14, 38, 37, 52 and 4 of the Constitution. आपने इंसानियों की हुकूक की 2.5 करोड़ से 3 करोड़ जो कराची में रिहायशी बसते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बसते हैं, जो लोग मासूम बच्चे, माएँ बहनें, बच्चे जो सड़कों पे फिरते हैं, ये उनके बुनियादी हुकूक की वायलेशन है। आप आज कराची को एक डेवलप सिटी नहीं बना सके, क्यों? आज आप चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल्डिंग प्लान, सड़कें कमर्शलाइज कर रहे हैं, क्यों? क्या हम इंसान नहीं? आज कराची का हर तीसरा बंदा मोटरसाइकिल पे जो 45 लाख सवार हैं वो L2 L5 के मोहरों का दर्द का शिकार है, क्योंकि कराची की सड़कों पे खड्डे हैं। बारिश के बाद लोग बारिश को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि कराची का हर बच्चे, माएँ बहनें बच्चे को बचाती हैं कि किसी गड्ढे में ना गिर जाएं। कराची में आज हर दूसरी गली में आपको गटर के ढकने मिलेंगे। कराची में आज कुत्तों के गौल फिर रहे हैं, हालांकि रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध 2019 में 5620 मेरी पिटीशन थी जिसकी बुनियाद पे वो 1.5 अरब रुपए सैंक्शन हुए थे, और रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम कलिंग अकॉर्ड न्यूट्रल बनाना था। कहाँ गए वो? कहाँ गए वो हुकूक? आज कराची में ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है पिछले 22 साल से, और कराची में लोग मर रहे हैं, और हुकूमत सिंध कह रही है कि जी हम ट्रैफिक के चालान 4 गुना बढ़ा देंगे। ये मसाइल का हल है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो एक्ट 1985 के तहत आपके पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद था, लेकिन 22 साल से वो कौन क्रिमिनल मिसकंडक्ट में मुलव्वस थे जो पिछले 28 साल से उसको बंद करके बैठे हुए? सही, सारे पर्टिनेंट सवाल हैं बहुत, और मैं तारिक साहब बहुत शुक्रिया करूंगा, समेटेंगे उसको वाइंड अप करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में तफसीलन बताया कि जो पस मंजर था और जो मसला, क्योंकि अहम तरीन मामला कि किस तरह प्रॉपर्टी जो यहाँ पर कमर्शलाइज हुई और इन्फ्लुएंशियल से चंद मुट्ठी भर अनासर के लिए इस पर किस तरह कानून को तब्दील किया गया, उसकी लीगल हैसियत क्या है, मामला अब अदालत में है, और अदालत ने लिस्ट भी मांग ली है कि मार्च से लेकर मई के दरमियान जो प्रॉपर्टीज कमर्शलाइज हुई उनकी फहरिस्त जो अदालत ने तलब की है इस नोटिफिकेशन के हवाले से। इसकी नेक्स्ट हियरिंग 10 नवंबर 2025 पे लिस्ट मांग ली है। एग्जैक्टली 10 नवंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड नेक्स्ट। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।